उसके बाद पूरा स्टेज दादा के हवाले। स्क्रीन आप लोग को सबको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है दादा, पीपीटी वाला? हाँ मुझे दिख रहा है। एक आध दो लोग और बोल दें, उसके बाद सही नहीं सर, दिख रहा है सर, यस सर, दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू। जी दादा शुरू करें। हाय टू एवरीवन, सभी सीनियर्स को और मेरे कोलीग्स और जूनियर्स को सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में। बेसिकली मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सभी लोगों से कि पहले तो ये बता दें मेरी आवाज आ रही है सबको? लाउड एंड क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 जो है, ये तो अभी हम समझ लेंगे। मुझे कोई क्या ये बता सकता है कि स्टैंडर्ड और कोड में क्या डिफरेंस है? ये पता होना बड़ा जरूरी है। ये जब तक नहीं पता होगा ना तब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों की एक आदत होती है जो जनरली मैंने अपने जितना भी मेरा करियर रहा है उसमें मैंने देखा है, एनबीसी स्टैंडर्ड्स मतलब क्या बोल रहे हो, ये भी तो समझने वाली बात होनी चाहिए ना कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कोड्स क्या होता है, इसके बीच का एक डिफरेंस होता है। तो कोई अगर मुझे ये बता दे कि क्या स्टैंडर्ड होते हैं क्या कोड होते हैं, स्टैंडर्ड हमें क्या बताते हैं, कोड हमें क्या बताता है? कोई एक बता दे। ओ कोई नहीं? कोई बता रहा है स्टैंडर्ड और कोड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा एक चलो दूसरे तरीके से पूछता हूँ सर, जहां तक मेरे को लगता है स्टैंडर्ड फिक्स है और कोड एक गाइडलाइंस है ओनली। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कोड गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड तुम्हारा स्टैंडर्ड है, फिक्स है, एसओपी है, एसओपी टाइप जो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, आपसे नहीं पूछा था आपसे नहीं पूछा था। आप सर्व ज्ञानी है सर, आपसे क्या करूंगा जान के धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा तो जैसे कि सर ने बता दिया कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र नेक्स्ट पेज करना। आज भावेश नहीं आया क्या? आज उनका कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से आज नहीं आ पा रहे हैं। मैं बताऊंगा क्या उनका पर्सनल रीजन है। ठीक 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 है ठीक है। तो हम लोग एनबीसी के बारे में पढ़ेंगे और एक चीज मैं बहुत क्लियर समझा दूं सबको कि मेरा मकसद ये प्रेजेंटेशन बनाने के पीछे जो था ना वो ये नहीं था कि मैं पूरी की पूरी एनबीसी उठा के पीपीटी में डाल दूं। मुझे पता है कि आजकल एनबीसी सभी को हर एक कहीं ना कहीं किसी न किसी से एनबीसी जो है वो लोगों को मेल पर व्हाट्सएप पे मिल जाती है। तो मेरा मकसद ये नहीं है बिल्कुल भी कि मैं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया जैसा वो बुक में वैसा ही उठा के मैं प्रेजेंटेशन में रख दूं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आखिर यहाँ पर प्रेजेंटेशन में ऐसी क्या एनबीसी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो हम एनबीसी बताएंगे ना वो एनबीसी आपके समझने में मदद होगी। सबके पास किताबें होंगी, सबके पास वो 120 पन्ने की 125 पन्ने की एनबीसी होगी,
लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रेजेंटेशन मिलेगा ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि कभी कभी बहुत सारी चीजें, कुछ टेक्निकल, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो हमें जनरली पकड़ में नहीं आती, और हम सोचते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिछली डेफिनेशन में भी ऐसा ही था, इस डेफिनेशन में भी ऐसा ही है। तो वो कंपैरिजन हम मीट नहीं कर पाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर इसकी लैंग्वेज कहाँ ले जा रही है हमें, या तो जब तक हमें कोई फोटोग्राफ ना दिखे तब तक हम नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरीके की बहुत छोटी छोटी समस्याएं हमें कोड्स को पढ़ने में और स्टैंडर्ड्स को पढ़ने में आती हैं। एनबीसी का पीडीएफ नहीं है सर जी। कुशवाहा जी, आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है वो बता दूंगा, और आपको लिंक भी मैं भेज दूंगा। आजकल तो दादा एक चीज और जो ऐड कर रहे थे, जो हमारा डिस्कशन के साथ हुआ था, ये जो पूरा जो आज का जो सेशन है, आप डिजाइन करने वाले लोगों के हिसाब से मत देखिएगा, ये पूरा एज ए एंड यूजर के हिसाब से। वो एक लाइन में ऐड करना चाह रहा था दादा, बस। नहीं, बिल्कुल सही याद दिलाया वीरेंद्र तुमने। मेनली मैं एक चीज और बता दूं आप सभी को कि ये जो प्रेजेंटेशन है ना एनबीसी के ऊपर, ये किसी वेंडर के लिए नहीं है, किसी प्रोजेक्ट वाले के लिए नहीं है। इसको बहुत ध्यान करके रखना। ये जो भी मैं एनबीसी का प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, ऑपरेशनल जॉब है उनकी, कि मतलब उनको एनबीसी इस्तेमाल कहाँ करना है, उनको ऑडिट करना है तो एनबीसी कैसे उनके उपयोग में आएगी। तो इन्हीं सब चीजों को समझ के मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। नेक्स्ट पेज कर देना वीरेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही छोटी चीज लिखी है कि एनबीसी का जो क्लॉज 1.1 है वो ये बताता है कि आखिर ये एनबीसी यानी कि ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, ये कोड हमें क्या बताता है। ये कोड हमें बताता है आग से सुरक्षा कैसे करें, फायर जोन्स का चयन कैसे करें, भवनों का वर्गीकरण उनका ऑक्यूपेंसी के आधार पर कैसे करें, उनके जो डिजाइनिंग पहलू, मतलब जो रचनात्मक पहलू है कि भाई इतना पैरामीटर होना चाहिए, इतना यहाँ पर इतना एमएम होना चाहिए, यहाँ पर ये इतनी हाइट होनी चाहिए, वो पहलू मैं ध्यान करूँ, मतलब यहाँ पर बताऊंगा। और उसके बाद फायर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम की रूपरेखा तैयार करने में फायर पर्सनल को मदद करता है। अच्छा, प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन ये शब्द हमारे साथ, हम सभी फायर वालों के साथ बहुत ही जुड़े हुए शब्द हैं। मतलब हम लोग बोल तो जाते हैं बड़े फ्लो में, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर प्रिवेंशन सिस्टम। तो कोई बता सकता है क्या कि ये फायर प्रिवेंशन सिस्टम, अरुण सर प्लीज आप मत बताइएगा, ये बता दें मुझे कोई भी थैंक यू सर। तो कोई मुझे ये बता दे कि प्रोटेक्शन सिस्टम और प्रिवेंशन सिस्टम क्या है, कोई एक बता दे। आदित्य बता दे, कार्तिक आया क्या, कार्तिक बता देगा। कार्तिक मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कार्तिक। कार्तिक बताना, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर प्रिवेंशन सिस्टम क्या है, कोई आइडिया है क्या? हाँ जी सर, फायर प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो आग लगने से पहले की प्रक्रिया है। उसमें क्या है कि हम लोग फायर को प्रिवेंट करते हैं, मतलब फायर होने से पहले की प्रक्रिया है, वो फायर को प्रिवेंट करते हैं, वो आग नहीं लगने देते हैं। और प्रोटेक्शन है, अगर वो आग लग गई है तो उस एरिया को मतलब प्रोटेक्ट करता है, दूसरे एरिया में फैलने से बचाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वो परिभाषा है जो कार्तिक ने बताई है ना, ये वो थ्योरेटिकल परिभाषा है जो जनरली हम अपने ऑपरेशंस में यूज करते हैं। और ये जो डेफिनेशन कार्तिक, हाँ जी सर, एग्जांपल जैसे डिटेक्टर हमारे लगे हुए और स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो हमारे जैसे हमारे जो डिटेक्टर्स लगे, स्मोक डिटेक्टर, वो हमारे फायर प्रोटेक्शन में आ गया, सॉरी फायर प्रिवेंशन में आ गया, और जो प्रोटेक्शन है हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम में आ गया। अच्छा, तो स्प्रिंकलर जो है वो फायर प्रोटेक्शन में आ गया। और डिटेक्टर जो है वो फायर प्रिवेंशन में आ गया।
आदित्य एक्चुअली मैंने सर उल्टा बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ वो सोचने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपली मैं बताता हूँ, अभी जब मैं बता रहा हूँ तो समझो कि फायर प्रोटेक्शन क्या होता है और फायर प्रिवेंशन क्या होता है। हाँ हाँ, हर केस भी ठीक ही है। वीरेंद्र नेक्स्ट स्लाइड करना। हाँ देखो, जो जब हम बेसिकली तो हमने फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन की ना एक डेफिनेशन अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी के चलते बना रखी है, लेकिन बेसिकली फायर के टर्म में और ये जो तुम्हारा एनबीसी का टर्म है, इसमें प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन को क्या लेके चलते हैं हम, सिस्टम से रिलेटेड होके चलते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि प्रिवेंशन का मतलब होता है कि कोई चीज होने से पहले, जैसे कि कार्तिक ने बताया, कोई चीज होने से पहले उसको प्रिवेंट करना। यानी कि अगर जिन जिन जो भी हमारे पास फायर के सिस्टम लगे हुए होते हैं, उनको अगर हम उनका आईटीएम कर देते हैं, यानी कि इंस्पेक्शन टेस्टिंग और मेंटेनेंस टाइमली करते हैं, तो वो हमारे फायर प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल हो जाते हैं ड्यूरिंग फायर या फायर प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, इस चीज को समझना। हम सभी फायर वालों ने जो एक धारणा बना रखी है कि फायर प्रिवेंशन सिस्टम, फायर से पहले जो अगर हम बचाव करते हैं तो फायर से पहले बचाव क्या, अरे फायर से पहले बचाव करने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका फायर का सिस्टम है, जो भी लगा हुआ आपका फायर का सिस्टम है, अगर आप उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन टेस्टिंग और मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी कहलाती है फायर प्रिवेंशन। है थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। देखो, जब मैंने पूछा कि फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन में क्या अंतर है, तो किसी ने बताया कि आग लगने से पहले, जैसे कार्तिक ने बताया कि आग लगने से पहले की प्रक्रिया फायर प्रिवेंशन कहलाती है, और आग लग जाए उसके बाद हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो वो फायर प्रोटेक्शन कहलाती है। उसके बाद फिर आदित्य ने बताया कि डिटेक्टर और स्प्रिंकलर का कंपैरिजन करके बताया। लेकिन एक्चुअली जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ना फायर प्रिवेंशन का और फायर प्रोटेक्शन का, वो डिफरेंस क्या है कि फायर का सिस्टम तो एक ही है, सबके पास है वही फायर का सिस्टम, चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम हमारा एक्सटिंग्विशर हो, चाहे हाइड्रेंट हो, चाहे स्प्रिंकलर हो, चाहे डिटेक्टर्स हो। डिटेक्टर्स हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं है, सेंसर्स हैं वो, ठीक है। तो हमने क्या करा है कि हमने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में क्या करा है कि जो सिस्टम फायर फाइटिंग नहीं करते हैं उनको हमने बना दिया है फायर प्रिवेंशन सिस्टम, जबकि फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन के बीच में एक डिफरेंस है। अगर हमारा जो फायर का सिस्टम है, कोई भी फायर का सिस्टम है, डिटेक्शन सिस्टम, अलार्म सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम, वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, कुछ भी हमारा जो सिस्टम है, हमारे एजेंट्स हैं, कुछ भी है, सब कुछ है, अगर हम उनका प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर ड्यूरेशन पे अगर हम उनका आईटीएम कर रहे हैं, इंस्पेक्शन टेस्टिंग और मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी कहलाती है फायर प्रिवेंशन। और जब हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके हम उनका सही उपयोग करके आग पर काबू पा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है फायर प्रोटेक्शन। ये अंतर है एक्चुअली। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो हम लोग 10-12 साल से, 15 साल से, हम सभी लोग जो जो एक रोजमर्रा की लाइफ में चीजों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और हम लोगों ने अपनी परिभाषा स्वयं बना ली है, हम लोगों ने अपनी परिभाषा स्वयं बना ली है। लेकिन एक्चुअली फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन एक एक्टिविटी है, आग लगने से पहले की एक्टिविटी और आग लगने के बाद की एक्टिविटी। आग लगने से पहले अगर आपने अपने सिस्टम को प्रॉपर इंस्पेक्शन टेस्टिंग मेंटेनेंस करके मजबूत बना दिया है तो वो प्रक्रिया कहलाती है फायर प्रिवेंशन। और अगर आप आग लग गई, आग लगने के बाद आपने आग बुझाने के लिए अपना जो भी सिस्टम यूज किया, चाहे वो आपके डिटेक्टर सेंस करें, चाहे वो आपका स्प्रिंकलर बर्स्ट हो जाए, चाहे आपका हाइड्रेंट चले, और चाहे आप अपना कोई भी फायर का क्लीन एजेंट, गैस एजेंट, सप्रेशन सिस्टम कुछ भी यूज करते हैं, वो सब आग लगने के बाद के हैं। भाई अगर आग नहीं लगेगी, धुआं नहीं उठेगा तो सेंसर कैसे कनेक्ट करेगा? सिंपल सी बात है। आग नहीं लगेगी, धुआं नहीं उठेगा तो डिटेक्टर चलेगा क्या? अपने मर्जी से तो नहीं डिटेक्टर चलेगा।
क्लियर है ना वीरेंद्र? क्लियर है सर। हाँ, अपनी मर्जी से तो डिटेक्टर को सपना तो नहीं आता है ना कि आग लगने वाली है। आग लगने से पहले तो डिटेक्टर नहीं चलेगा ना भाई। अच्छा, स्प्रिंकलर का क्या है? स्प्रिंकलर भी आग जब लगेगी और एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचेगी तभी तो जाके स्प्रिंकलर का बल्ब फटेगा। तो ये भी तो आग लगने के बाद ही काम करेगा। हाइड्रेंट क्या बोलते हैं, आग लगने से पहले हाइड्रेंट चल जाता है क्या? नहीं ना, हाइड्रेंट को भी तुम आग लगने के बाद ही इस्तेमाल करते हैं ना। क्या तुम्हारे जितने भी क्लीन एजेंट है, गैस एजेंट है, सेपरेशन सिस्टम है, जितने भी हैं वो आग लगने के बाद ही तो एक्टिवेट होते हैं क्या पहले एक्टिवेट हो जाते हैं? नहीं ना। तो सबसे पहली बात ये समझो कि सारा जितना भी फायर का सिस्टम है सब कुछ प्रोटेक्शन सिस्टम है, लेकिन प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एक प्रक्रिया है। प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एक प्रक्रिया है। प्रिवेंशन करते हैं हमारा जो भी फायर का सिस्टम है, जितने भी हमको सिस्टम लगा के दिए गए हैं उनको इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना, मेंटेनेंस करना, ये प्रिवेंशन कहलाती है प्रक्रिया। और उनको आग लगने के बाद इस्तेमाल करना या जो आग लगने के बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं वो चीजें कहलाती हैं प्रोटेक्शन प्रक्रिया। तो ये है वो बेसिक सा डिफरेंस। नेक्स्ट पेज करना वीरेंद्र। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बताया है कि प्रिवेंशन करने के लिए क्या गाइडलाइंस इस्तेमाल करनी है और हम कैसे मान लेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो फुल फ्लैश तरीके से उसमें प्रोटेक्शन है। तो ये तो सिंपल सी अब लिखा हुआ है कि इसमें रेगुलर रिस्क असेसमेंट करना है, रिजॉल्व करना है एफिशिएंसी। तो ये तो इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस की बेसिक प्रक्रियाएं हैं, वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। और इसी तरीके से प्रोटेक्शन सिस्टम की भी लिखी हुई है कि प्रोटेक्शन सिस्टम में कैसे काम करना है, हमें ये सब चेक कर लेना है कि फायर सप्रेशन, स्प्रिंकलर, ये देखो सब सिस्टम्स के बारे में बताया है। ठीक है। कार्तिक का कुछ क्वेश्चन है दादा, वो हैंड रेज कर रहे हैं। कार्तिक, अच्छा कार्तिक, सॉरी मैंने देखा नहीं। हाँ सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। क्वेश्चन मेरा नहीं है, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा अपने फायर प्रिवेंशन वाले टर्म्स में कि हमारा फायर प्रिवेंशन जो है, मतलब कि जो हम लोग ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ना, जो हम लोग अवेयर कराते हैं पब्लिक को, ये सब बताते हैं, वो सब भी हमारा फायर प्रिवेंशन की एक पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो एफआरए करते हैं, फायर रिस्क असेसमेंट, वो सब भी हम फायर प्रिवेंशन में कंसीडर करेंगे। देखो सबसे पहली बात समझो कि फायर में क्या होता है कि नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तुम्हारी बात को पहले मान लेते हैं। अब देखो समझो कि फायर की जब टर्मिनोलॉजी में बात करोगे ना तो कभी भी दो चार चीजों को मिक्स मत करना। पहली बात कार्तिक बिल्कुल क्लियर समझो, फायर की वही देखो अभी सुबह, अभी इससे पहले क्या बता रहा था वीरेंद्र कि पॉइंट टू पॉइंट हमें चलना है, हमें टर्मिनोलॉजी पे बहुत फोकस करके चलना है। फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन ये दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आग लगने से पहले एक हम करते हैं और एक आग लगने के बाद हम करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेस है ना, ये जो तुम्हारी ड्रिल्स है, ट्रेनिंग्स है, इनको तुम कहीं ना कहीं पार्ट मान सकते हो प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन का, हाँ। लेकिन जब हम फायर प्रिवेंशन सिस्टम की बात करेंगे तो हम सिर्फ फायर सिस्टम की बात करेंगे और उस फायर सिस्टम पर जो हम एक्सरसाइज करा रहे हैं ना वो प्रिवेंटिव एक्टिविटीज हैं, वो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स है। आपने पढ़े होंगे, आप जब से नौकरी कर रहे होंगे तो आप जब कभी भी एसओपी बनाते होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते होंगे, तो आप लिखते होंगे ना प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स। प्रिवेंटिव मेजरमेंट सब लोग यूज करते हैं ना वर्ड एक। तो ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या होते हैं? प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स ये होते हैं कि भाई जो हमारा सिस्टम है उसको चालू हालत में रखने के लिए, और अगर हम उसका इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस कर रहे हैं तो क्या उसके बाद मेरा जो ऑपरेटर उस सिस्टम को यूज कर रहा है तो उसने क्या वो बचाव के सारे मापदंड अपना लिए हैं? उसी को कहते हैं प्रिवेंटिव मेजरमेंट। तो ये जो हमारी एक्सरसाइजेस है ना, ये जो हमारे ड्रिल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं और जितने भी हमारे XYZ फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, ये सब हमारे प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं। वीरेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ उसमें यही ऐड कर रहा हूँ, जो वर्ड टू वर्ड हम लोग जो बात में, इसीलिए आज जो शुरू में मैं प्रेजेंट कर रहा था ना उसका रीजन यही था। हम लोग
अगर 3 शब्द है तो तीनों शब्द को पढ़ना जरूरी है। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं फायर सिस्टम का प्रिवेंशन, फायर सिस्टम का फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर प्रिवेंशन सिस्टम, वो जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो उसको बारीकी से अगर नहीं सुनेंगे ना तो उसमें बहुत सारा चीज कॉकटेल हो जाएगा। होता क्या है ना कि कार्तिक, सबसे बड़ी बात क्या आती है पता है, हम लोग फायर में बहुत सालों से हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हम लोग जनरल टर्म में भी यूज कर लेते हैं। अब हमें अपने कुलीग्स को या जूनियर्स को कोई बातें समझानी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा साधारण भाषा का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और दोनों को मिक्स करके एक स्पीच बना के बोल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये सब आदतें जब हमें लग जाती है ना तो हम एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी से हट जाते हैं। उस टर्मिनोलॉजी से नहीं हटना है। ये जो ड्रिल्स है ना, ये ड्रिल्स ये तुम्हारे प्रिवेंशन सिस्टम के प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं। ये वो चीजें हैं। अब तुम अगर कभी एनबीसी खोल के देखो तो तुम उसमें देखोगे कि फायर ड्रिल्स एंड ऑर्डर्स का सेक्शन ही अलग है, वो क्लॉज ही अलग है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल दादा, बिल्कुल। तो कार्तिक कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ, बेझिझक पूछ लेना, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मेनली हाँ, तो फायर ड्रिल्स और फायर के जो ऑर्डर्स है ना वो एनेक्स्चर डी में दिए हुए हैं। उसके पहले सेक्शन क्लॉज 4 में भी दिए हुए हैं कुछ। फायर ऑफिसर की ड्यूटीज दी हुई हैं, फायर ड्रिल्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर। और जो फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन है उसके बारे में टर्मिनोलॉजी में बताया गया है। नेक्स्ट पेज करेंगे बेटा। हाँ, अब देखिए सेक्शन 1 खत्म हो गया। इस सेक्शन 1 में क्या था कि मैंने आपको ये बता दिया कि फायर, ये जो एनबीसी है इसमें हम फायर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के बारे में हमने समझ लिया। ये सेक्शन 1 में दिया हुआ है, बहुत छोटा सा है सेक्शन 1, लेकिन फिर भी मैंने इलैबोरेट करके उसको समझाने की कोशिश करी। अब हम आते हैं, ये जो सेक्शन 2 है ना उसका क्लॉज 2.1 से 2.65 तक जो कुछ भी दिया हुआ है वो है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। देखो इसमें डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ये एक ऐसा शब्द संग्रह है जो विशेषता उसी संदर्भ में उपयोग किया जाता है जिस विषय का हम अध्ययन करते हैं। तो फायर के केस में, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड के केस में और फायर एंड लाइफ सेफ्टी के केस में हम वही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जो हमारे फायर के सिस्टम से रिलेटेड होगी। और हम इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग जनरल वे में तो करेंगे नहीं। बाहर निकल के जैसे मैं और वीरेंद्र बात करते हैं, मैं कार्तिक बात करते हैं, या मैं और अरुण सर बात करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में बाहर बात नहीं करते हैं। और आपके घर में हाइड्रेंट कैसे चल रहा है, और आपके घर में स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे और उनका क्या हुआ, और आपके घर में वो, मतलब हम इस तरीके की बातें नहीं करते ना, हम जनरली हालचाल पूछते हैं। लेकिन जब हम एनडीसी की बात करते हैं तब हम पर्टिकुलरली टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं। और टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, ये सेट होता है स्पेशलाइज्ड जो वर्ड्स का। एक एक चीज का मतलब मैंने बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो 2.1 से लेकर 2.65 तक पूरी टर्मिनोलॉजी में सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। लेकिन जो मुझे लगी कि जो जनरली हमें यूज करनी है या हम जो यूज करते चले आ रहे हैं अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के चलते, जो हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं टर्मिनोलॉजीज, उनको मैंने बेसिकली लिया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट पेज कर दीजिएगा। हाँ, ये है, जैसे ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, बहुत कॉमन सी चीज है जो जनरली अब आजकल क्या हो गया कि जब से बहुत ज्यादा फायर होने लगी है, हर एक टाइप के किसी भी ग्रुप में फायर होने लगी है, ग्रुप ए ग्रुप बी, ग्रुप सी, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में अलग अलग तरीकों में हर एक बिल्डिंग्स में आग लगने लगी है। तो क्या हो गया कि आजकल इन चीजों पे बड़ा ध्यान दे रही है फायर ब्रिगेड कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं मींस ऑफ इग्रेस के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मींस ऑफ इग्रेस हमारा एज पर कोड होना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
कोई कोई मुझे बता दे। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, बिल्कुल आ रही है दादा, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, सन्नाटा इस तरीके से है कि मैं समझ ही नहीं पाया, मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, मैंने भी वीडियो बंद इसलिए किया था ताकि लोगों को आपका वॉइस हो जो ज्यादा क्लियर हो। जो प्रेजेंट करते हैं उनका वीडियो अच्छा चलता रहे, बाकी लोगों का बंद करके रखें। अच्छा अच्छा, तो चलो देखो, मीन्स ऑफ एग्रेस क्या होता है कि बेसिकली ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप समझिए उसको, दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है आपके जितने भी वहां पर ऑक्यूपेंट है उनके सेफ इवैक्यूएशन के लिए, उनकी लाइफ सेफ्टी के लिए। और ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है ना, ये बेसिकली इसका जो पार्ट 4 है वो लाइफ सेफ्टी पे डिपेंड है। तो मीन्स ऑफ एग्रेस का होना तो बनता है। अगर आपके मीन्स ऑफ एग्रेस के जितने भी कोड्स हैं, जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, तो आपको लगता है कि क्या उस बिल्डिंग को एनओसी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो आपको एक फिगर दिख रही है ना इस प्रेजेंटेशन में, आप देखिए, एग्जिट स्टेयरवे, एग्जिट डिस्चार्ज, एग्जिट एक्सेस या एग्जिट कॉरिडोर, उसके बाद आता है एग्जिट पैसेजवे, फिर कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल। तो कोई 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 मुझे ये चीजें क्या एलेबरेट करके बता सकता है कि एग्जिट स्टेयरवे, डिस्चार्ज, एक्सेस कॉरिडोर या पैसेजवे या कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल क्या है, इनकी परिभाषाएं कोई मुझे बता दे। कृष्णा आई है क्या? जी दादा, आई हुई। कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, फिर क्या आ रही है? अच्छा कृष्णा, कुछ सहयोग करो, जनता जानना चाह रही है। कृष्णा, म्यूट करने से नहीं चलेगा, म्यूट मत करो, हटाओ उसको म्यूट को, और बताओ मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, ये एग्जिट स्टेयरवे क्या होता है? एग्जिट स्टेयरवे क्या होता है? सर एक्चुअली जी बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। बोलिए। ये कृष्णा की आवाज में लड़का कैसे बोलने लगा था? नहीं नहीं, दो लोग हैं, कृष्णा एक तो जो बच्ची है वो है, और एक कृष्णा खैरनार करके भी है। अच्छा 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 अच्छा, चलो जो कंटिन्यू कोई भी कीजिए। है, कृष्णा कृष्णा, अच्छा चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा चलो, एग्जिट स्टेयरवे, एग्जिट डिस्चार्ज, एग्जिट एक्सेस, एग्जिट पैसेजवे, कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल, इन सभी जो जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले या जो सेक्शंस होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, उन सभी के पहले एग्जिट लगा हुआ है। इस एग्जिट और स्टेयरवे को मिला के बना है एग्जिट स्टेयरवे। तो बहुत ही समझने वाली बात है इसमें कि एक स्टेयरवे को हम एग्जिट स्टेयरवे क्यों कह रहे हैं, क्या समझ में आता है इस बात से? एक बात सभी लोग एकदम ध्यान में रखो कि नेशनल बिल्डिंग कोड जो है और जो हम सभी फायर पर्सनल्स का जो मेन मकसद है वो क्या है? लाइफ सेफ्टी। लाइफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एग्जिट और स्टेयरवे को साथ में लेके क्यों एक शब्द बनाए, एग्जिट स्टेयरवे? स्टेयरवे तो सबके घर में होती है, सबकी बिल्डिंग्स में होती हैं, लेकिन वही स्टेयरवेज जो आपको सीधे बिल्डिंग से बाहर ले जाएं वो कहलाती है एग्जिट स्टेयरवे। स्टेयरवेज कॉमन होती हैं, सीढ़ियां सबके घर में होती हैं। अजीत, जो सीढ़ी से बना होता है और जो बिल्डिंग के बाहर ले जाता है, ये डेफिनेशन नहीं है बेटे। इसमें क्या है कि एग्जिट स्टेयरवे क्या होता है कि वो स्टेयरवे
जो आपको सीधे एग्जिट डिस्चार्ज की ओर ले जाए, और एग्जिट डिस्चार्ज से होते हुए आप सीधे बिल्डिंग के बाहर निकले और सेफ प्लेस यानी कि जो सेफ असेंबली एरिया है वहां पर आप जाके खड़े हो जाएं, रुक जाएं, जिसको हम सेफ असेंबली एरिया कहते हैं या सेफ्टी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आप, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है ना, एग्जिट स्टेयरवे, एग्जिट डिस्चार्ज, एग्जिट एक्सेस, एग्जिट पैसेजवे, तो इन सबके पहले एग्जिट लगाने का मतलब ये है कि ये जो पूरी श्रृंखला है ना कहीं घूम फिर के एग्जिट डिस्चार्ज से आके जुड़ेगी। जैसे एग्जिट स्टेयरवे है तो सीढ़ियों से उतरे और वो सीधे आके जुड़ गई आपके एग्जिट डिस्चार्ज से, और एग्जिट डिस्चार्ज से आप बाहर निकल गए। एग्जिट डिस्चार्ज क्या है? वो तो खुद में बाहर निकलने का एक साधन है और रास्ता है। एग्जिट एक्सेस क्या है? इसको हम दूसरी भाषा में एग्जिट कॉरिडोर भी कहते हैं, कि यानी कि आपके अपने रूम से निकल के और एग्जिट स्टेयरवे तक पहुंचने के बीच का जो पैसेज है, जो उसको आप लॉबी भी कोई लोग बोलते हैं, तो लॉबी एक अलग पोर्शन है, लेकिन आपका जो एग्जिट पैसेज वे है यानी कि इस एग्जिट स्टेयरवे से आप उतरे या आप लॉबी से निकले, दो चार चीजें हैं इसमें समझना कि या तो आप लॉबी से निकल के एग्जिट डिस्चार्ज की ओर बढ़ रहे हैं या आप स्टेयरवे से उतर के एग्जिट डिस्चार्ज की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो जो बीच का रास्ता है ना, जो पैसेज है, जो एक्सेस है, जो कॉरिडोर है, वो हमारा एग्जिट एक्सेस कहलाता है। एग्जिट पैसेजवे क्या है? जो हमारा कलेक्ट होता है हर तरफ से, एक हमें पैसेज बना देता है कि जैसे मान लीजिए एक फ्लोर पे बहुत सारे रूम हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, तो लोगों के अपने अपने सेक्शन से निकल के आने यानी कि अपने अपने सेक्शन से एग्जिट होकर एक कॉमन रास्ते पर आने से पहले का जो पैसेज होता है वो एग्जिट पैसेजवे कहलाता है। ठीक है, कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल क्या है? जब सब कोई अपने रूम से निकले, अपने एग्जिट पैसेजवे को पार करके आए, और एक कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल जिसको हम लॉबी कहते हैं, जो एग्जिट एक्सेस से होती हुई सीधे हमें ले जाती है एग्जिट डिस्चार्ज की ओर, वो हमारा कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल है। जो सभी आपके एक फ्लोर पे मान लीजिए अलग अलग रूम में के बहुत सारे ऑक्यूपेंट्स हैं, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते एक तो नॉर्थ साइड में, एक साउथ साइड में है। तो लोग जब उस कॉमन ट्रैक पर आ जाएंगे जहां से आधे लोग नॉर्थ को चले जाएं, आधे लोग साउथ को चले जाएं, और वो फ्लोर खाली कर दें, तो वो जो कॉमन पाथ कहलाएगा वो कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल कहलाएगा, जो सीधे आपको एग्जिट एक्सेस होते हुए सीधे एग्जिट डिस्चार्ज की ओर ले जाए। किसी का कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे। डाउट नहीं है किसी का? एग्जिट सर रिवाइज करवा दीजिए। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। कौन पूछ रहा है? आदित्य। आदित्य पूछ रहा है। अच्छा आदित्य, सबसे पहले समझो, फिर से बताता हूँ। देखो, हम लोग एज अ फायर पर्सनल, हमारा मेन काम क्या है? लाइफ सेफ्टी। तो ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना, एग्जिट स्टेयरवे, एग्जिट डिस्चार्ज, एग्जिट एक्सेस, एग्जिट पैसेजवे, कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल, इन सबके पहले एग्जिट क्यों लगा है? क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? सभी ऑक्यूपेंट्स को फ्लोर से निकालकर एग्जिट करके सेफ असेंबली एरिया पहुंचा देना। ठीक है, तो अभी हमारे स्टेयरवे क्या है? सीढ़ियां। डिस्चार्ज क्या है? निकलने का रास्ता। डिस्चार्ज क्या है? जहां से कोई चीज बाहर निकलती है। एक्सेस क्या है? एक्सेस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम देखते हो ना, कि एक्सेस है ये बाहर निकलने के लिए उपयोग में आने वाला साधन, तो वो एक्सेस हो गया, जिसको हम कॉरिडोर भी कह सकते हैं। फिर पैसेज वे हो गया कि भाई हमारे रूम से हम निकल के कॉमन पाथ, यानी कि जो हमारा कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल है ना, वहां तक पहुंचने के बीच का जो रास्ता है वो एग्जिट पैसेज वे है। और कॉमन पाथ वो हो गया जो आपका क्या बोलते हैं, जहां पर सभी ऑक्यूपेंट आके एक रास्ते पे खड़े हो गए, और फिर आधे बाकी के मतलब एक लेफ्ट साइड के एग्जिट से निकल जाएंगे और बाकी राइट साइड के एग्जिट से निकल जाएंगे। अब इनकी डेफिनेशन समझो। एग्जिट स्टेयरवे क्या होता है? वो स्टेयरवे जो एग्जिट एक्सिस के थ्रू, और हम जो उस स्टेयरवे से जब ऑक्यूपेंट्स हमारे उतरते हैं, मतलब ऑक्यूपेंट्स के उतरने का जो स्टेयरवे हम यूज करते हैं,
तो हमारे ऑक्यूपेंट्स स्टेयरवे से उतर के एग्जिट एक्सेस में आके और एग्जिट डिस्चार्ज पर जाकर और वहां से वो बाहर निकल जाते हैं। समझे? या फिर और दूसरे तरीके से बता दूं? क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, इसी तरीके से एग्जिट डिस्चार्ज क्या है? एग्जिट डिस्चार्ज वही है जैसे आपका फायर एग्जिट डोर जहां पर लगता है ना, जहां पर आपका फायर एग्जिट डोर लगा है, उस फायर एग्जिट डोर के पीछे का रास्ता जो अंदर फ्लोर के अंदर का है वो तुम्हारा एग्जिट एक्सेस कॉरिडोर है। फायर एग्जिट डोर आ गया, वो तुम्हारा एग्जिट डिस्चार्ज हो गया। तो तुमने जैसे ही फायर एग्जिट डोर को बाहर की ओर खोला और तुम बाहर निकल गए, यानी कि तुम बिल्डिंग से डिस्चार्ज हो गए, बिल्डिंग से बाहर निकल गए और कहाँ पहुंचे? सेफ असेंबली एरिया। अब हम वापस से फायर एग्जिट डोर पर आए। फायर एग्जिट डोर हमारा एग्जिट डिस्चार्ज है। फायर एग्जिट डोर से पीछे का जो ग्राउंड प्लेटफॉर्म है वो हमारा एग्जिट एक्सेस है। उससे जुड़ी हुई जो हमारी सीढ़ियां हैं वो हमारी एग्जिट स्टेयरवे है। और अगर हम उससे पीछे भी जाते हैं जहां पर हमारी फ्लोर के सारे ऑक्यूपेंट इकट्ठा हुए थे, वो रास्ता कहलाता है कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल। लेकिन जब आप अपने रूम से निकलते हो, अपनी फ्लोर पर अपने केबिन से बाहर निकलते हो और कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल यानी कि लॉबी तक आने के बीच का जो रास्ता आप तय करते हो वो आपका हो जाता है आपका अपना कॉरिडोर, आपका अपना एक्सेस, वहां से निकल कर आने का। ठीक है? एक एग्जिट डिस्चार्ज होता है जो आप अपने रूम से बाहर निकल के आते हैं, एक एग्जिट डिस्चार्ज होता है जो आपको बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। क्लियर है सर? ठीक है, ओके। जी सर। अभी 4 मिनट का वीरेंद्र समय और 4 मिनट का और समय बच गया था, तो जहां से खत्म होगा फिर से सब लोग सेम लिंक को यूज करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, जो जिस पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, सेम लिंक यूज करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारा चीज बाकी है। चलो नेक्स्ट पेज कर दो। हाँ, अच्छा, क्लॉज 2.10 ये है आपका डाउन कमर। डाउन कमर के बारे में मैंने क्यों इसमें लाया और मुझे क्यों ऐसा लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ना, जो फायर का सिस्टम है, जो बड़ा बेसिक सा सिस्टम है जिसको समझना हर फायर फाइटर के लिए बड़ा जरूरी है। कहाँ से कनेक्ट हो रहा है और कहाँ पर आके एंड हो रहा है और क्या इसका वाइस वर्सा है, ये समझना बड़ा जरूरी है। फायर फाइटर के लिए समझना ये जरूरी है कि पानी का सोर्स कहाँ से आ रहा है और किस माध्यम के थ्रू आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब हमारी ग्राउंड लेवल की फायर फाइटिंग के अलावा जब हम यूज करते हैं ओवरहेड टैंक के थ्रू फायर फाइटिंग के लिए हम मीडियम यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं डाउन कमर। डाउन कमर टैंक से जुड़ा हुआ नीचे की ओर आता हुआ एक पाइप है जिसमें गेट वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व और 100 mm डायामीटर का एक लैंडिंग वॉल्व लगा होता है जो कि हर फ्लोर से जुड़ा हुआ होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश करी है कोई भी चीज समझाने की कि एक डेफिनेशन है उसको मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया क्योंकि हम सभी की मातृभाषा हिंदी है ओवरऑल। तो जो ओवरहेड टैंक से यानी कि जो टेरेस के टैंक से जुड़ा हुआ एक पाइप जो नीचे की ओर आता है और जिसमें एक गेट वॉल्व लगा होता है और एक नॉन रिटर्न वॉल्व होता है और एक लैंडिंग वॉल्व होता है 100 mm डाया का, जो कि हर एक फ्लोर से जुड़ा हुआ होता है। ग्राउंड लेवल पर इनलेट कनेक्शन से भी जुड़ा हुआ होता है जो फायर पंप से चार्जिंग के लिए। ठीक है? टेरेस पर एयर रिलीज वॉल्व भी होता है जो फंसी हुई एयर को टेरेस से रिलीज कर देता है। कोई डाउट हो किसी भी क्लॉज में, किसी का कोई डाउट आए तो वो मुझसे पूछ ले। एयर रिलीज वॉल्व और प्रेशर रिलीज वॉल्व दोनों डिफरेंट है यार, एक को ही बोलते हैं? एयर रिलीज वॉल्व और प्रेशर रिलीज वॉल्व, देखो बेसिकली फायर की टर्मिनोलॉजी में जब भी आदित्य बात करेंगे ना हम लोग, तो प्रेशर और एयर को अलग लेके चलेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बिल्कुल क्लियर करके चलना। मैं कभी भी ये तुमसे नहीं कहूंगा कि जो शब्द संग्रह तुम साधारण भाषा में यूज करते हो वही फायर में यूज करोगे।
प्रेशर रिलीज तुम कहां से नहीं कर सकते हो, मुझे बताओ। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, प्रेशर रिलीज तुम कहां से नहीं कर सकते हो, मुझे बता दो। क्या प्रेशर रिलीज करने के लिए छत पे ही जाना जरूरी है? नहीं सर, हाइडेंट से हो जाएगा। फिर क्यों पूछा? यही बात वीरेंद्र से बोली। एक्चुअली क्या है ना आदित्य, मैं वीरेंद्र ने आज जो ये स्टार्टिंग करी ना, तो वीरेंद्र को एक चीज पता नहीं कैसे आभास हो जाता है पहले से ही, और वो समझ जाता है कि